एस्पिरेंट्स, तो आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 33 जो कि है 50 डेज़ का फॉर यूपी पीसीएस प्री 2025 जो कि 12 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। तो हम अभी तक बात कर रहे थे मॉनसून के बारे में, क्लाइमेट इंडिया को कैसे इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो क्लाइमेट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो क्लाइमेट जलवायु होती है, जो मॉनसून होता है वो एयर का नाम है ना। मैंने मौसम वर्ड से बना है, टाइप्स ऑफ एयर होता था। मॉनसून वो रेनफॉल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि उसको वाटर अगर सोर्सेज मिल रहे हैं तो वो मॉनसून बारिश में कन्वर्ट हो जाती है, रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाती है, अदरवाइज़ वो ड्राई भी चलती है। उसके फैक्टर्स कौन कौन से थे हमने ये भी देख लिया, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, है ना। अब जो रेनफॉल है, क्योंकि इंडिया का जो है वो टोपोग्राफी भी बहुत डाइवर्सिटी है, टोपोग्राफी में बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे लैंड एरिया है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे रिवर्स का बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, कहीं पे ड्राई एरिया जैसे राजस्थान तो डिज़र्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये सब कुछ क्योंकि मॉनसून को इफ़ेक्ट डालते हैं, तो अब जैसे पूरे इंडिया जो है इक्वली तो है नहीं, तो हम जो इसको मैप में देखेंगे तो हमारे जो इंडिया को ना रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो है 4 पार्ट में मेनली जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो हम उसको अब देख लेंगे कैसे। ये हमारा हो गया, तो फर्स्ट हो गया वेरी हाई रेनफॉल, सेकंड हाई रेनफॉल, थर्ड लो रेनफॉल एंड फोर्थ वेरी लो रेनफॉल। तो वेरी हाई रेनफॉल जहाँ है जनरली ये कहाँ होता है, अगर मॉनसून का एरिया जो सबसे ज़्यादा हमने क्या रेनफॉल जो हमें सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट से मिलता है, जो सोर्सेज हैं उसका, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो यहीं दिखेगा। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। तो जनरली वेस्टर्न घाट हो गया, यूपी हो गया, क्योंकि यहाँ पे गंगा ये सोर्सेज वाटर से, बिहार, सौरव बिहार तो कोसी भी रिवर, ये भी याद रखेंगे। देन हमारा जो ये है, जो रिटर्न मॉनसून होता है वो नॉर्थ ईस्ट साइड से आती है, तो ये कीप नुमा यहाँ के माउंटेन्स हैं, तो इसकी वजह से यहाँ बारिश हो जाती है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यहाँ मासिन राम आपको भी पता होगा, तो फिर उसमें आ जाता है अरुणाचल, असम, मणिपुर वगैरह, है ना। ये हो जाता है वेरी हाई रेनफॉल में। हाई रेनफॉल में 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, इसमें थोड़ा बहुत जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। अब क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है उनके माउंटेन्स की हाइट 900 किलोमीटर है, बट क्योंकि उससे भी दूसरे साइड में बारिश मानसून पहुंचती है। अरावली ऐसा है कि समानांतर है, अदर वेस्टर्न घाट जो है वो उससे क्रॉस कर जाती हैं, तो इसलिए वो वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में और भारत के मोस्टली लैंड एरिया में, उत्तर नॉर्थ लैंड एरिया में, उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो हैं वो हाई रेनफॉल में आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया इसी में। फिर आता है लो रेनफॉल, ये लगभग 50 टू 100 किलो से 50 टू 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, रेनफॉल होता है। ये जनरली गुजरात, एमपी का वेस्टर्न पार्ट, आंध्र प्रदेश, है ना, और एमपी का वेस्टर्न पार्ट जो कि राजस्थान और इधर आप पड़ जाएगा गुजरात, और क्या फिर उसके बाद होता है हमारा राजस्थान का ईस्ट साइड, पंजाब, हरियाणा, है ना, उत्तर प्रदेश का भी कुछ पार्ट। वेरी रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल में कौन सा आ जाएगा, जो कि 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है, जब इसमें आ जाता है गुजरात का कच्छ, राजस्थान जो कि डेजर्ट एरिया माना ही जाता है, सौराष्ट्र, है ना, वेस्टर्न पार्ट जो ये वाले आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया जो कि डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेंगे कि जो हमारा रेनफॉल है इसका इफ़ेक्ट जो है वो इंडिया पे क्या इसका इफ़ेक्ट है। हम कुछ इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट देख लेते हैं इंडियन क्लाइमेट पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एंड नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं कृषि पे डिपेंड है, आज भी उनका जो मेन इनकम सोर्स है वो हमारा फार्मिंग है। तो ये जो फार्मिंग है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। तो रेनफॉल बिकम दे आर फार्म, मतलब वो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। तो जनरली हमें चक्रवात का फ़ायदा मिल जाता है। तमिलनाडु में जो है राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छी हो जाती है जब नॉर्थ ईस्ट की वर्षा वापस आती है, रेनफॉल रिटर्न होती है।
फलों को फलने फूलने का टाइम मिल जाता है, ये ग्रोथ कर पाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में पानी जो है वो रुकता नहीं है, तो पानी के जमाव के न होने की वजह से जितना टेम्परेचर और जितना वाटर सोर्स चाहिए फलों को वो मिल जाता है उनको। अप्रैल में हमें जो बारिश होती है उससे मैंगो शावर्स होता है, मतलब आम्र वर्षा कहते हैं उसको। बारिश में आम जो है पकने के चांसेस बन जाते हैं। और असम में जो है वो चाय बागान बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज्वार बाजरा एंड मक्का को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। हमारी जो रेनफॉल है उसकी वजह से देखेंगे आसपास आपके वो ग्रीनरी घास वगैरह हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो पशु गर्मियों में बिना पानी और बिना ग्रास वगैरह के घूमते थे, उन्हें सफिशिएंट जो है ये भी मिल जाता है। इंडियन मानसून इज़ अ गैम्बल ऑफ मानसून्स, मतलब इंडियन जो मानसून है उसको भारत का मानसून जो है उसको भारत का बजट मानसून का जुआ बोलते हैं। गैम्बल जुआ मतलब इफ़ेक्ट मैं बताती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मानसून के टाइम में काफ़ी अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन उसी मानसून में कभी कभी बहुत कम बारिश होती है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है या तो वो निगेटिव वे में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। कभी जिस एरिया में बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं होती है, और कहाँ जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं होती है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो जाती है। तो ये जो है वो जुआ है कि मतलब मानसून पे हमारा डिपेंड करता है कि हमारा एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो है वो कितना अच्छा है। ओके, तो हमारा ये ऑलमोस्ट जो है इंडियन क्लाइमेट मानसून जो है फॉर प्री पर्पज़ कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो व्हाट इज़ सॉइल, मतलब मृदा क्या है, मृदा का प्रकार, उसका वितरण। तो हम बात कर रहे थे सॉइल के बारे में। सॉइल मृदा, मिट्टी बोलते हैं जिसको, जो कि हमें एक लैंड एरिया भी देती है, और हमारे जो पौधे हैं प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने, उनको जितने भी ह्यूमस है ना, ये सब जो भी बेसिक नीड है, वाटर रिसोर्सेज जिस पे बेस्ड हो के उसको ग्रोथ करने का चांस मिलता है, सॉइल है। ये रॉक्स से बनता है, इसके लिए वेदरिंग बहुत ज़रूरी है। सॉइल में बनने के लिए जो सॉइल बनने के लिए इफ़ेक्ट हैं, जब रॉक रहा होगा तो सबसे पहले टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर से पता है कि पहले रॉक्स में टेम्परेचर बढ़ने से जो रॉक्स है उसमें डिस्टेंस आता है। बारिश जब मौसम ठंडा होता है तो वो कहीं ना कहीं सॉलिड हो जाते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस रहता है, तो एक लंबे टाइम के बाद वही रॉक्स धीरे धीरे वेदर होने लगते हैं, अपरदन होने लगता है। जो हमारी एयर है अगर कंटिन्यू किसी भी रॉक पे पड़ती है तो एक लॉन्ग टर्म के बाद वो उसका वेदरिंग, मतलब उसको घिसाव उसमें कर ही देती है, उससे भी रॉक्स बन जाते हैं। हमारे जो पशु हैं किसी एरिया से कंटिन्यू जा रहे हैं अगर तो उनके पैरों से जो कंटिन्यू अगर उसमें फोर्स लगेगा तो उसमें से भी वो वेदरिंग होगी, अपरदन होगा, और वो मिट्टी का एक रूप ले लेते हैं। जो काफ़ी टाइम पहले हमारे जो एनिमल्स या फिर जो आप पेड़ पौधों की पत्तियां देखते हैं वो भी कंटिन्यू अगर उस सॉइल में पड़ी रहती है तो वो ह्यूमस बनाती है, जो कि हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और कहीं ना कहीं सॉइल का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। अब हम देखेंगे कि जो एक सॉइल, ये हमने देख लिया कि सॉइल बनने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। टेम्परेचर हो सकता है, वाटर रिसोर्स हो सकता है, एयर हो सकता है, हमारे एनिमल्स हो सकते हैं, वेदरिंग हो सकता है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमारी सॉइल बनती है। अब सॉइल का एक लेयर देख लेंगे कि कैसे अंदर तक जाती है, इंटरनल पार्ट तक। ओके, तो जो हमारी मृदा है उसको कुछ इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है: ऑर्गेनिक, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड बेड रॉक। ऑर्गेनिक क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर जो हमें दिखाई देता है। ऑर्गेनिक इसमें मैटर्स होते हैं, जिसमें अगर प्लांट्स अगर ग्रोथ कर रहे हैं, पतझड़ के मौसम में उनकी पत्तियां गिर रही हैं, हमारे जो जानवर मर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपर लेयर में ही पड़े रह जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या ऑर्गेनिक मैटर बन जाते हैं। वो सड़ते हैं, गलते हैं, और वो कहीं ना कहीं ह्यूमस बनाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब एग्रीकल्चर या फार्मिंग स्टार्ट होती है तो वो वॉर्म्स का, कीड़ों का एक कंपोस्ट डाला जाता है ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो अच्छी हो प्लांट्स की। तो ये पत्ती इसमें आ गई। टॉप सॉइल, ये अपर लेयर है, उसके जस्ट बाद जो है वो टॉप सॉइल आ गई। जैसे हम अगर
गड्ढा कर रहे हैं तो आप देखेंगे रिच इन मिनरल मैटर, मिनरल में खनिज में बहुत अच्छा होता है, ह्यूमस है ना, क्रूशियल फॉर प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है यही लेयर होता है। देन आता है सबसॉइल, क्ले एंड अदर मटेरियल। जैसे आप गड्ढा करेंगे तो देखेंगे क्ले टाइप की चीज़ें होती हैं। आपके यहाँ आप जब बोर होगा तब देखिएगा, जब बोर होता है तो कंटिन्यू एक लेयर तक तो ड्राइनेस होती है, उसके बाद उसमें से मड निकलता है, क्ले निकलता है ना, अदर मटेरियल्स। देन होगा प्लांट मटेरियल, ओरिजिनल रॉक, जो आपने ग्रेनाइट बेसाल्ट ये सब सुना है, वो एक लेयर के बाद जो है वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा। एंड लास्टली आता है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक मतलब सॉलिड है और अनवेदर्ड है, मतलब इसमें अभी तक अपर्दन नहीं हुआ है, वेदरिंग किसी भी तरीके। वेदरिंग के लिए क्या क्या चाहिए, अगर अनवेदर्ड है तो वेदर के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वहाँ तक क्या पहुँच सकता है। वेदर के लिए लोग मतलब यहाँ पे कंटिन्यू फोर्स पड़ना चाहिए, नहीं पॉसिबल है। जानवर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वाटर सोर्सेज, तो वाटर सोर्सेज आपने, आखिर ये गंगेटिक प्लेन एरिया कैसे बना, वेदरिंग से बना है, वाटर के वेदरिंग एरिया से है ना, वेदर से। आप देखेंगे कंटिन्यू अगर पानी कहीं से जा रहा है, अगर इवन एक एक ड्रॉप कंटिन्यू पड़ेगा तो उस एरिया में भी देखिएगा आपको छोटा सा हल्का सा ढलान स्लोप ज़रूर दिखाई देगा, है ना। तो इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ तक ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो। अब इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स है, क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि कितने टाइप की सॉइल्स होती है, और मैं आपको मैप में बताती हूँ कि कौन सी सॉइल्स कहाँ आपको मिल जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा की वर्गीकरण, भारतीय मृदा का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी सॉइल्स हो सकती हैं। जलोढ़, एलुवियल, काली, ब्लैक सॉइल, लाल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, पर्वतीय माउंटेन सॉइल, मरुस्थलीय डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल मतलब सूखा वाला, लवण या क्षारीय सैलाइन, एंड पीटी सॉइल। अब इंडिया के ये मैप में देख लेंगे, माउंटेन्स एरिया हिमालयन है तो माउंटेन्स हो जाएगा, एलुवियल है, जलोढ़ हो जाएगा मतलब जहाँ पानी का सोर्सेज इनफ है, ये गंगटिक एरिया, यमुना वाला एरिया है ना। जो रेड सॉइल हो जाएगा ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। ये अभी मैंने एक ब्रीफ में अभी बताने वाली हूँ बिल्कुल डिटेल से कि 1 बाय 1 हम सॉइल के बारे में बात करेंगे, किस एरिया में मिलता है और किस सॉइल का कितना इम्पोर्टेंस है फॉर एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड अदर प्रॉपर्टीज़ में। एंड लेटेराइट हो जाएगा, माउंटेन हो गया, मरुस्थलीय डेजर्ट हो गया जो कि राजस्थान का एरिया होता है ना। फिर हमारा जो है सैलाइन हो जाएगा, कोस्टल हो जाएगा, ये कोस्टल हो जाएगा, एंड पीट जो मड से रिलेटेड हो गया। तो ये नोट कर लेंगे। अब हम 1 बाय 1 सॉइल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आपने देखा कि कौन कौन सी सॉइल हो सकती है। देन हम बात करें फर्स्ट जलोढ़, जो कि है एलुवियल सॉइल। ये मेनली नदियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जो हमारी रिवर्स हैं जितनी बड़ी बड़ी, उनके वाटर सोर्स के द्वारा जो भी वो हिमालयन रीजन से या फिर माउंटेन रीजन से अपने साथ जो भी पदार्थ लेके आती हैं उनका जमाव करती हैं। क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ये मतलब करोड़ करोड़ ईयर्स से ये प्रोसेस चल रहा है। तो उनके जो जमाव से जो एक लेयर बनी है उसकी वजह से इस जलोढ़ मतलब जल से भरा हुआ एलुवियल सॉइल, तो नदियों के द्वारा इनका जो है, नदियों के द्वारा इनको बनाया जाता है। अब क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये रुका हुआ पानी नहीं है, ये कंटिन्यू चलते रहता है, तो इस वजह से ये जो इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं ये किसी एक प्लेस पे आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इनमें नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की एंड वेजिटेशन वनस्पति की कमी पाई जाती है। लेकिन ये फर्टाइल लैंड होता है, क्यों, ये हिमालयन रीजन्स से आता है और सबको पता है कि जहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन है, अगर कोई पहाड़ी एरिया है तो उसमें जड़ी बूटी या बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन होती हैं जो जल के जमाव से, जल के बहाव में अपना एक फर्टाइल लैंड एरिया जो है क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। 40% एरिया जो है वो इंडिया का इसी से कवर्ड है। ये देखिए जितना ये आपको ये जितना भी ये एरिया दिख रहा है ये जनरली
हमारा जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे बारिश वो रिवर्स का काफ़ी अच्छा सोर्सेज है। पंजाब टू असम, ये सोर्स जो है ये पंजाब से असम तक माना जाता है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके एरिया को मेनली ये माना गया है। इधर से तो गंगा यमुना हो जाएंगी। सिंचाई के लिए, सिंचाई है तो बेस्ट, मतलब यहाँ पे जो इरिगेशन है उतना नहीं करना पड़ता है। और अगर ये मिट्टी में वाटर सोर्सेज नहीं है तो इनका जो साइज़ है वो जनरली सैंड टाइप का है, तो इसमें पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है, इसलिए ये इरिगेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। इसमें जनरली चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कॉटन, कॉटन के जल्दी ब्लैक सॉइल ही इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें भी काफ़ी अच्छा इसका हो जाता है प्रोडक्शन। एंड मक्का, 40% सैंड होता है इसमें, इस मिट्टी में 40% क्ले होता है एंड 40% सिल्ट होता है। ये 3 टाइप की हो जाती है, खादर, बांगर एंड भाबर। खादर जो पूरा ऑल टाइम जल से ही पूरा भरा होता है, बांगर जो थोड़ा सा दूर का पार्ट होता है एंड भाबर थोड़ा उससे भी दूर होता है, लेकिन जनरली ये रिन्यू होते रहते हैं क्योंकि जो सबको पता है कि नॉर्थ साइड की जो रिवर्स हैं वो अपना एरिया चेंज करती रहती हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से हमेशा फ़्लो नहीं करती हैं, वो बदलती रहती हैं। इसलिए जनरली फ्लड का रीज़न होता है कि मोस्टली एरिया जो है इफ़ेक्ट हो जाता है निगेटिवली। जो हमारा सेकंड है वो है हमारा ब्लैक सॉइल, जिसे हम ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी एंड चरनोजम भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल जनरली कॉटन, कपास के लिए माना जाता है। ये बेसाल्टिक रॉक के वेदरिंग से बना है। बेसाल्टिक रॉक जो कि वोल्केनो इरप्शन के थ्रू लावा और है ना, लावा के जमाव से बना था। ये जनरली डेक्कन ट्रैप पे, ये डेक्कन ट्रैप का एरिया माना जाता है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका का जो एरिया माना जाता है, इसमें आपको मिल जाएगा ब्लैक सॉइल। इसमें इनफ या सफिशिएंट होता है आयरन, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, बट लैक ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। क्यों ह्यूमस का, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन के कारण बना था। लावा इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वहाँ पे जो भी जीव जंतु या पत्ते होंगे वो जल गए, तो ह्यूमस बनने का चांस ही नहीं मिला, तो नाइट्रोजन भी नहीं बन पाया इसमें। क्योंकि ये बहुत महीन होता है तो इसमें तीव्र जल धारण करने की क्षमता होती है, मतलब गर्मी में जितनी ही ये इतना ड्राई हो जाता है कि पानी डालते ही ऑब्जर्व कर लेता है। और मिट्टी सेल्फ कल्टिवेटेड, मतलब आपको लगेगा जैसे कि इसका हो चुका है खुद, मतलब खुदाई सेल्फ है, ऐसा फील होगा कि इसको ज़्यादा लैंड एरिया को ट्रैक्टर के थ्रू करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने आप ही जो फर्टाइल लैंड में एरिया आप इसमें मतलब फार्मिंग कर सकते हैं ईज़िली, बहुत ईजी होता है। एंड थर्ड इज़ रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ये एमपी के बुंदेलखंड जनरली क्षेत्र में पाई जाती है, और भी बता देंगे एरिया आपको। ये प्राचीन रवेदार रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय वेदरिंग से एंड इरोजन से बनती है। आयरन, एल्यूमिनियम और चूने की इसमें सफिशिएंट है, इनफ परसेंट में है। पानी न रुकने की वजह से जनरली ये ड्राई मानी जाती है, ड्राई सॉइल जनरली आप इस एरिया में ये देख पाएंगे। और अगर इसमें वाटर सोर्सेज है तो उससे कपास, गेहूँ, दाल एंड मोटे अनाज का जो है कल्टीवेशन किया जा सकता है। लाल कलर का जो रीज़न है कि लाल मिट्टी क्यों है, तो वो है फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसमें लाल कलर हमें दिखाई देता है, और कभी कभी ये पीला भी दिखाई देता है। इसके जो कुछ और कलर्स हो सकते हैं उसमें हल्की काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मध्यम, मतलब ऐसे मिड काली मिट्टी, ऐसी कुछ आपको मिल जाएगी। ये जनरली बुंदेलखंड एरिया में पाया जाएगा, और फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छोटा नागपुर, पठार के पास। ठीक है, इसमें लोहा, एल्यूमिनियम एवं चूने की प्रधानता होती है, ये मैंने आपको बता दिया। मिट्टी में तहों में, मतलब लेयर्स में पानी न रुकने का कारण ये बंजर हो जाती है, और केवल इस मिट्टी में केवल बाजरा ही पैदा किया जा सकता है। लेकिन अगर पानी का सोर्स है तो आप ये सब भी, इसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है।
फिर ये कुछ एक हो गई लैटेराइट, जो फोर्थ है तो लैटेराइट, जो कि लैटिन वर्ड लेटर से बना है। इसका मीनिंग होता है ईंट या ब्रेक। मॉनसून क्लाइमेट का इफ़ेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम की कमी होती है। फिर हमारा आता है माउंटेन रीजन्स वाला जो सॉइल होता है, तो इसमें ये टर्शियरी इरा की वेदरिंग से बना है, मतलब टर्शियरी युग के अपक्षय के समय जो अपक्षय एवं अपर्दन से बना है। ये इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। इसमें ये जनरली आपको हिमालय के मसूरी, नैनीताल के एरिया में चूना व डोलोमाइट के होने से मिलता है। एंड हिमालय में जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके ग्रेनाइट एवं डायोराइट आदि के जो इग्नियस रॉक्स हैं उनसे भी ये माउंटेन रॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी सॉइल के बारे में। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट प्लीज़।